दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 7 चैप्टर को, जिसका नाम है सुरक्षा के अर्थ। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर पाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। So let's start the class everyone. But before we start, I have a quote for you. That the secret of success is to do common things uncommonly well. मतलब कि आपको अगर सक्सेस चाहिए ना, तो आपको क्या करना चाहिए, वो छोटी सी चीज़ों को भी इतने अच्छे से ध्यान देना चाहिए जिससे आपको कोई भी गलती ना हो। ये इसका मतलब है। तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि ये कोर्स था उसी तरह हमारा ये चैप्टर भी है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मुझे नहीं लगता कि इस बुक से इससे इजी कोई चैप्टर हो सकता है। इसमें हमें समझना है सुरक्षा का अर्थ। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले तो इस चैप्टर का, जैसा कि नाम है सुरक्षा का अर्थ, तो हम देखेंगे कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब सुरक्षा का क्या मतलब होता है। फिर हम देखेंगे कि सुरक्षा के लिए खतरा, मतलब कि सुरक्षा को किस चीज़ों से खतरा हो सकता है। फिर हम देखेंगे सुरक्षा का वर्गीकरण, कि हमें क्या करना होगा, खतरों से बचना होगा। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे खतरे होंगे, तो हमें क्या करना होगा कि उसका वर्गीकरण करना होगा, यानी उसे कई भागों में बांटना होगा कि किस तरह हम सभी चीज़ों को सुरक्षित कर पाए। क्योंकि आप देखो, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारी सुरक्षा हमारे फैमिली की, हमारे घर की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, या फिर हम पूरे विश्व की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, तो हमें क्या करना होता है, बहुत चीज़ों की सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। तो ऐसे में हम इसका वर्गीकरण करके इसे पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे शक्ति संतुलन, और इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर पे आते हैं कि सुरक्षा का अर्थ का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर हम बहुत ही छोटे शब्द में देखिए ना, तो सुरक्षा का मतलब होता है कि खतरे से आज़ादी। मतलब अगर हमें कोई भी तरह का खतरा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हम खतरे से आज़ाद है, मतलब सुरक्षित है। तो सुरक्षा का बहुत ही ईजी में क्या हो जाएगा कि खतरे से आज़ादी। फिर देखिए, मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता है। जी बिल्कुल सही बात है कि मानव का जो अस्तित्व है और उसका जो जीवन है, उसको हर वक्त ही खतरा रहता है। मतलब अगर आप रोड पे जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, हो सकता है अगर आप वहाँ पे कोई सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, कुछ आतंकवाद आ जाए, मतलब इस आतंकवादी आ जाए, तो इस तरह के बहुत सारे खतरे आपको घर से बाहर हो सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप घर में भी आ जाते हो तो घर में भी हमारे पास बहुत सारे खतरे होते हैं। जैसे हो सकता है कि घर में जो हम ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर हम जो LPG का यूज़ करते हैं वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए। तो इस तरह का हम अगर खतरे को देखें ना, तो हर जगह हम क्या है, खतरे से घिरे हुए हैं। लेकिन क्या है कि अब इस तरह तो बहुत सारे खतरे हैं, तो हमें क्या अब सब खतरे से डरना चाहिए। अगर ऐसा है कि LPG हमारे लिए खतरनाक है, तो फिर हम उसका बिना यूज़ किए भी तो नहीं रह सकते, या फिर बिजली हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, लेकिन बिना बिजली के हम नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि उन्हीं खतरों को हम गंभीर खतरा मानेंगे, जिससे क्या हो, हमारे जान को खतरा हो। अब हम देखते हैं स्क्रीन पे कि चाहे घर हो या बाहर, खतरा सभी जगह मौजूद है। तो ऐसे में हमें उन खतरों को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा है। और केंद्रीय मूल्य मतलब जो गंभीर खतरा, मतलब जिसमें जान भी जा सकती है। अब हम देखेंगे सुरक्षा, मतलब खतरा तो है, तो अब हम खतरे से कैसे बचेंगे, उससे सुरक्षा कैसे करेंगे। तो देखिए, सुरक्षा को भी हम दो भागों में बांटते हैं, आपको दिख रहा होगा। एक है पारंपरिक और दूसरा है अपारंपरिक। इसमें क्या है कि पारंपरिक में हम देखते हैं पहली बाहरी सुरक्षा, फिर आंतरिक सुरक्षा। मगर आप देखिए, आप यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ों की सुरक्षा करनी है ना, तो सबसे पहले आप उसके बाहरी सुरक्षा के बात को सोचोगे। मतलब कि अगर बाहर से सुरक्षित होगा तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ अंदर से उसको सुरक्षित रखना होगा। तो ऐसे में सबसे पहले आता है बाहरी सुरक्षा। फिर क्या होता है आंतरिक सुरक्षा। अगर मान लो बाहरी सुरक्षा टूट भी जाए, तो क्या है, आंतरिक सुरक्षा जो होगी वो क्या करेगी, चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेगी, सेफ कर लेगी।
तो आप देखो, जैसे हम छोटे से चीज़ों को देखते हैं, जैसे अगर हमें घर भी क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है, तो हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। उनका क्या काम होता है कि घर के बाहर, मतलब घर के बाहर वो रहते हैं और उसको बाहर की ओर से सुरक्षित करते हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर आप सेफ हो सकते हो? नहीं। तो आपको क्या करना होगा, घर के अंदर भी सुरक्षा करना होगा। तो इसलिए दोनों सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हम बाहरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, वो किसी घर की नहीं बात कर रहे हैं। हमारा मतलब है देश, यानी किस तरह हम किसी देश की बाहरी सुरक्षा कर सकते हैं, किसी जो संगठन है, मतलब किसी बड़े क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। देखो, बाहरी सुरक्षा में सैन्य खतरे को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, तो सैन्य खतरे से। मतलब जो सैनिक हमला होता है उसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। खतरे का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। अब देश को किससे खतरा हो सकता है? अब देश को किसी खास आदमी से या किसी समूह से तो खतरा नहीं हो सकता है, तो उसे किससे खतरा होगा? एक किसी दूसरे देश से खतरा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि सैन्य हमले से सिर्फ सैनिकों का नहीं मारा जाता, इनमें कई आम आदमी भी मारे जाते हैं। और अगर कहीं सैनिक हमला होता है ना, अगर युद्ध होता है, तो उसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं, क्या होता है कि पूरे माफ़ कीजिएगा, पूरे क्या होते हैं, आम जनता जो होते हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, उनकी जानें भी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, और जो सैन्य हमला होता है ना, तो वहाँ की सरकार द्वारा हमला जोड़ा जाता है। मतलब अगर आप देख लो, अगर पाकिस्तान हम पे हमला करता है, तो हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान हमला कर रहा है या फिर पाकिस्तान सरकार ने हम पे हमला किया। लेकिन आप सोचो, क्या वहाँ के प्रधानमंत्री खुद आकर हमला करते हैं? नहीं। ऐसे में क्या करता है, वहाँ का जो सैन्य शक्ति है ना, सैन्य शक्ति हमारे ऊपर हमला करता है। लेकिन जब भी अगर कहीं का सैन्य शक्ति हमला करेगा, तो उससे सीधा संबंध हम वहाँ की सरकार का जोड़ते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब सैन्य हमला होता है किसी भी देश पर, तो वहाँ की सरकार का हमला जोड़ा जाता है। अब देखिए, बाहरी सुरक्षा में खतरा पड़ोसी मुल्क होता है। बाहरी सुरक्षा में खतरा कौन होगा? पड़ोसी मुल्क होगा, मतलब पड़ोसी देश। क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा पड़ोसी देश ज़्यादा ताकतवर है और कौन हमला कर सकता है। अब आप देखो, हम घर में भी रहते तो हमें पता होता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका नेचर कैसा है, कौन फ्यूचर में हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, किनसे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें पता चलता है देश को लेकर भी। तो यही बात है। अब बाहरी सुरक्षा तो हम करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ उपाय करना होगा, मतलब कुछ काम करना होगा। तो देखिए कि सैन्य शक्ति को मजबूत करना होगा। मतलब क्या है कि अगर हम बाहरी सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारा चाहिए कि सैन्य शक्ति जो हो वो बहुत मजबूत हो, कि अगर कोई हमला भी कर दे तो वो क्या करे, उसे संभाल ले। फिर युद्ध के लिए तैयारी रखना। अगर युद्ध हो जाए, ठीक है, तो हमें हमेशा उसके लिए रेडी होना होगा। ये नहीं कि जब युद्ध हो गया तब जाकर हम उसके लिए तैयारी करेंगे। मतलब हमें हमेशा रेडी होना चाहिए कि कभी भी युद्ध हो सकता है। और शक्ति संतुलन को स्थापित करना, देखिए ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे नेक्स्ट पेज में डिटेल में, तो ये हम रहने देते हैं। हम आगे देखते हैं गठबंधन की नीति अपनाना। और अगर कोई पड़ोसी देश, जैसे हमने 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें हमने किससे मदद मांगी थी, तो सोवियत संघ से मांगी थी। तो वो हमारा मित्र था, हमने उससे समझौता की थी। तो ऐसे में हमें गठबंधन की नीति अपनाना चाहिए। मतलब जो बड़े ताकतवर देश है, तो कुछ देशों से हमें ये नहीं कि सबसे रिश्ते बिल्कुल बिगाड़ के रखने चाहिए, हमसे किसी से भी दोस्ती करनी चाहिए। कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो क्या हो, खतरे के समय हमारे काम आ सके। तो ऐसे में गठबंधन की नीति अपनाना चाहिए। और गठबंधन, देखो अगर कोई हमला हो जाता है देश में, तो हमारे देश में भी क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। अब ऐसे में अगर कोई खतरा होता है, तो वो सिर्फ बीजेपी का काम नहीं है या फिर सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है कि वो खतरों से क्या करे, हमें बचाए। उस वक्त क्या करना होगा, सभी राजनीतिक पार्टियों को हमारे लिए आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे में गठबंधन की नीति अपनाना होगा। फिर देखिए, हथियार सेना का व्यवस्था रखना होगा। और अगर हम सैन्य शक्ति मजबूत करेंगे, तो उसमें यही तो आएगा कि हम क्या करें, हथियार को लेकर रेडी रहें, सेना को लेकर रेडी रहें। तो इन सब से हम क्या करेंगे कि बाहरी सुरक्षा कर सकते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाहरी सुरक्षा किसे कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं शक्ति संतुलन का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम इस पेज में पढ़ेंगे। देखिए जब हम शक्ति संतुलन का मैं आपको पहले बताती हूँ, जैसे मान लो अमेरिका ये है, ठीक है। देखो अमेरिका कितना डेवलप है और ये हम भारत हैं, ठीक है। ये हम अमेरिका से थोड़ा कम डेवलप है। तो अगर हमें अमेरिका से युद्ध करना है या फिर उसके बराबरी करनी है, ठीक है, वो तो यहाँ पे है, तो हमें क्या होगा कि अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाना होगा ना। तो ये जो बढ़ाएंगे ना हम शक्ति को, यही क्या कहलाएगा, शक्ति संतुलन कहलाएगा। मतलब कि अगर जिस देश से भी हमें शक्ति, मतलब जिसके से हमें टक्कर लेना है, उसके बराबरी जब हम करते हैं ना, तो उसे ही हम शक्ति संतुलन कहेंगे। जैसे अब आप यहाँ पे देखो कि अपने पड़ोसी देशों को देखने से पता चल जाता है कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर अपने पड़ोसी देशों को देखें तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा देश ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। ऐसे में हमें पता चल जाता है कि कौन किसके साथ भविष्य में खतरा हो सकता है, मतलब कौन से देश के साथ क्या हो सकता है, हमारा भविष्य में खतरा हो सकता है, हमारा युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में मौजूदा देश अपनी ताकत को बढ़ाकर उस देश का अगर बराबर होने का प्रयास करता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, शक्ति संतुलन का है। जैसे देखो चीन है हमारा, बहुत विकसित है, हमसे ज़्यादा डेवलप है। तो अगर हमें चीन से हमारा उतना बनता भी नहीं है भारत का, अगर चीन इतना डेवलप है, हम इतना डेवलप है, तो हमें क्या करना होगा, चीन को टक्कर देने के लिए इतना विकास हमें और करना होगा। तो जब हम ये विकास कंप्लीट कर लेंगे ना और इसके बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमने अपना शक्ति संतुलन कर लिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शक्ति संतुलन किसे कहते हैं। और जब वो देश बराबर हो जाता है तो इसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा शक्ति संतुलन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा। हम बाहरी सुरक्षा तो देख ली कि हम क्या करेंगे कि देश के बाहर सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे, हथियार को मजबूत करेंगे, गठबंधन की नीति अपनाएंगे। अब अगर हमें आंतरिक सुरक्षा करनी होगी तो हम उसे किस तरह से करेंगे, ये हम देखते हैं। देखो इससे ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर से होता है। मतलब इसमें कोई पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर क्या हो सकता है, हमला नहीं करता है। अगर हम बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे खतरा कौन होगा, पड़ोसी देश होता है। लेकिन अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई पड़ोसी देश नहीं होता है। वहाँ हमारे देश के अंदर, मान लो हमारा देश है, इसके अंदर ही कुछ ऐसे घटना हो जाती है जो क्या कर सकती है कि हमारे लिए खतरा बन जाती है और हमारी सुरक्षा के विरुद्ध हो जाती है। तो ये आंतरिक सुरक्षा हमें इसके लिए करना होता है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि देश के अंदर कहाँ कुछ होता है, तो आप देखो जैसे हिंसा की घटना हो जाती है। अभी दिल्ली में भी एनआरसी को लेकर ये क्या हुई थी, हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई थी दिल्ली में। तो ये हो गई हिंसा की घटना। या फिर सांप्रदायिक दंगे, अगर धर्म को आधार मानकर कोई दंगा हो जाता है, कोई आपस में युद्ध हो जाता है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर, सिख हिंदू को लेकर, ये इस तरह के जो भी दंगे होते हैं उसे हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं, जहाँ पे जाति इन्वॉल्व हो। फिर अलगाववाद, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम अगर भेदभाव होने लगे और वो दोनों आपस में युद्ध करने लगे, या फिर क्या हो जैसे कास्ट को लेकर हो जाता है, तो ऐसे में अलगाववाद होता है। फिर नक्सलवाद, जातीय हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता। जैसे क्या हुआ था कि कभी कभी सरकार क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर अगर कुछ ज़्यादा चीज़ थोपने की कोशिश करती है, या फिर सरकार की कुछ ऐसी नीति जो हमें पसंद नहीं आती है, और सरकार के इस कारणों से भी क्या होता है, देश में जो आंतरिक सुरक्षा होती है वो प्रभावित हो जाती है। फिर आंतरिक खतरे, ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, इससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और ये जो आंतरिक हमला होता है ना, या फिर आंतरिक खतरा है, इससे ज़्यादा खतरा होता है। आप देखो अगर हमारा देश है ना, अभी तक आज़ादी के बाद हमने कितने युद्ध किए हैं, तो मात्र 4 युद्ध किए हैं, जो कि 3 पाकिस्तान के साथ है और 1 चाइना के साथ है। लेकिन आप अगर बात करो आंतरिक खतरे की, तो आप देखो ऐसा कौन सा साल है जहाँ पे आंतरिक कुछ इस तरह के हिंसा नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में आपको भी समझ में आ गया होगा कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, देश के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में कितने लोग मारे गए थे, तो इससे क्लियर होता है। लेकिन जो विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें तो सॉरी विश्व युद्ध नहीं, ये जो 4 युद्ध हुआ हमारा दूसरे देशों से, तो इसमें भी लोग मारे गए। लेकिन क्या है कि उस
तादाद को और इस जो संख्या है इस दोनों को देखें तो आप देखोगे दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी तक हमारा युद्ध जो हुआ है दूसरे देशों से बहुत कम हुआ है, लेकिन जो आंतरिक हिंसा है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आंतरिक सुरक्षा किसे कहते हैं और इससे देश को कितनी ज़्यादा हानियाँ पहुंचती है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, मतलब जो आंतरिक सुरक्षा हम किस तरह करेंगे इसे हम देखेंगे। तो इसमें क्या करना होगा कि हिंसा का इस्तेमाल कम करना होगा। जैसे अभी हम अगर एनआरसी का विरोध भी अगर हम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक अच्छी तरीके से हम उसका विरोध करेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से। मतलब अगर हमें सरकार की चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को बोल सकते हैं कि आपका चीज़ हमें पसंद नहीं आया, आप इसे चेंज करो। तो सरकार पे हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन अलग स्थिति में। मतलब कि हम ज़बरदस्ती हिंसा फैला दें तो ये गलत है। हमें क्या करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से उनके मतलब बोलना होगा सरकार को कि ये हमें पसंद नहीं आ रहा है, आप इसमें कुछ सुधार लाओ, कुछ चेंजेस करो। और देखो आंदोलन जो है ना वो संविधान में भी इसे दिया गया है अनुमति कि वो क्या कर सकता है, आंदोलन सरकार को गलत कामों को करने से रोकता है। तो आंदोलन तो जरूरी है लेकिन उसका एक ढंग होना चाहिए, हम गलत ढंग से उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। न्याय युद्ध होना चाहिए, मतलब युद्ध अगर हम करते हैं तो युद्ध की भी एक नीति होती है और हमें उसका पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। अब ये नहीं, देखो हम युद्ध की नीति को देखते हैं कि युद्ध उचित कारण पर होना चाहिए। अगर हम युद्ध कर रहे हैं ना तो हमारे पास कारण होना चाहिए कि हाँ इस वजह से हम युद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर आपको थोड़ा भी कुछ विवाद हो जाए आपके बीच में तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट युद्ध कर लो, तो ये गलत है। आत्मरक्षा की स्थिति में युद्ध करना चाहिए। मतलब अगर कोई जैसे चाइना हम पे क्या किया था, आक्रमण किया था, कब, 1962 में, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो जब 1962 में चाइना ने हम पे हमला किया था तो हमने वहाँ पे डिफेंस के रूप में क्या किया था, युद्ध किया था। मतलब हम अपना रक्षा कर रहे थे, आत्मरक्षा के लिए हमने युद्ध की थी। फिर दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश का आप देखो कि जब पाकिस्तान ने क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाना चाहा था, जबरदस्ती वहाँ पे उर्दू भाषा को डालने की कोशिश कर रहा था, तो उसने क्या किया था, भारत से मदद मांगी थी और हमने बांग्लादेश के लिए क्या किया था कि पाकिस्तान से युद्ध किया था। तो हमारा वहाँ पे क्या उद्देश्य था कि दूसरों को जनसंहार से बचाने का उद्देश्य था। तो ये देखो कि युद्ध जब होता है तो वो उचित कारण होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किसी भी देशों को जो आपसे कमजोर हो उस पर हमला कर दो या उसके साथ युद्ध करो। फिर एक युद्ध साधनों को सीमित प्रयोग होना चाहिए, और अगर आप यूज़ कर रहे हो हथियार का तो आपको क्या करना चाहिए, उसका सीमित प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितना कि आपके लिए काफ़ी हो। ये नहीं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये परमाणु मिसाइलें हैं। तो अब आप सोचो कि अगर कोई भी युद्ध में हम सीधा उसी से हमला करने लगे तो ये क्या उचित होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि हमें उसका सीमित प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे हमें उसका यूज़ करना चाहिए वहीं पे हम उसका यूज़ करेंगे। ऐसे हम बिना मतलब का उसका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि 1945 में अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के 2 शहरों पे परमाणु हमला कर दिया था। तो ऐसे में आप देखो वहाँ पे उसका कोई कारण था नहीं था, वो सिर्फ सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि वो बहुत ताकतवर है, इसके लिए उसने परमाणु हमला कर दिया। तो यहाँ पे ये गलत चीज़ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि साधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, युद्ध के विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं को नहीं मारना चाहिए। यही युद्ध नीति कहती है कि क्या करना चाहिए, निहत्थे व्यक्ति। अगर आप किसी से युद्ध कर रहे हो, किसी पे हमला करना चाह रहे हो और उस वक्त उसका हथियार उसके पास नहीं है तो आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ये युद्ध नीति कहती है। आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई आपका जैसे आपसे हार मान रहा है तो आप क्या करो, उसके बाद उसको नहीं मारो। ये क्या है, आपके युद्ध नीति के खिलाफ हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके अंदर आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपको उनके सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, सेना का उपयोग उतना ही करें जितना आत्मरक्षा के लिए काफ़ी हो। अब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी सेना है तो आप हर युद्ध में पूरी सैन्य शक्ति लगा दो, तो ये गलत है। आप उतना ही सेना का यूज़ करो जितना क्या है आपके रक्षा के लिए काफ़ी हो, आपके आत्मरक्षा के लिए काफ़ी हो। बल प्रयोग तभी करें जब कोई और रास्ता नहीं हो, और अगर आप बल प्रयोग कर रहे हो, बल लगा रहे हो, तो आप उतना ही बल लगाओ मतलब
तभी बल लगाओ जब क्या हो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, और बल भी उतना ही लगाओ जितना आपके लिए काफ़ी हो, आपके रक्षा के लिए काफ़ी हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ईजी चैप्टर है ये, इसमें ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है, बहुत ही नॉर्मली चीज़ है, ठीक है। ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहना, क्योंकि कोरोना वायरस से बाहर नहीं जाना है। बाय बाय।